पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मानचित्रों के प्रकार, जिसमें 3 टाइप के मानचित्र मैंने आपको बताए थे, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। तो उसके आगे अब आज हम इसका मानचित्र चैप्टर का दूसरा पार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मानचित्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ द मैप्स। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है दूरी, डिस्टेंस, दूसरा होता है दिशा या डायरेक्शन और तीसरा होता है प्रतीक या सिंबल। तो इन 3 चीजों की हमें जानकारी मैप से प्राप्त होती है और ये 3 चीजें हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके बिना मानचित्र अधूरा है। अगर इन चीजों को मानचित्र में हम यूज नहीं करेंगे तो मानचित्र का कोई अस्तित्व नहीं है, मानचित्र हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा कि डिस्टेंस हमारे लिए क्या काम देती है। मानचित्र में पूरे विश्व या किसी भाग को पैमाने के द्वारा पन्ने या कह दो पेज दिखाते हैं। दूरी में, डिस्टेंस में, मानचित्र में इसमें क्या होता है कि चाहे पूरा विश्व का मानचित्र हो या किसी देश का मानचित्र हो, जब हम उसको पैमाने के द्वारा कागज के पन्ने पे उस मानचित्र को बना देते हैं, जबकि वास्तव में वो जो उसकी दूरी है, वास्तविक दूरी है स्थल की, वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन कागज पे हम पैमाने की सहायता से उसको छोटा करके शो कर देते हैं और उसकी हम स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसलिए पैमाना जो है हमारे लिए, पैमाना जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए हमें पैमाने के बारे में भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि पैमाना क्या होता है। तो पैमाने के बारे में मैं आपको बताऊं कि पैमाना जो होता है पैमाना, इसको बोलते हैं स्केल। इसमें क्या होता है कि स्थल वास्तविक दूरी को स्थल पर वास्तविक दूरी को मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है पैमाना। दोबारा से मैं आपको समझाऊं कि ये पैमाना जो होता है, स्केल होता है, इसका मैथ में भी यूज किया जाता है, तो इसमें मानचित्र में भी स्केल का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्थल की जो वास्तविक दूरी होती है, किसी भी जगह की जमीन की दूरी होती है, उसको मानचित्र पर जो हम दूरी दिखाते हैं उसके और उसका अनुपात होता है, उसको और उसको दोनों को जो अनुपात जो होता है उसको हम पैमाना कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो बड़े मानचित्र जो दिखाने के लिए हमें छोटे पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैमाने के आधार पे हमें 2 टाइप के मानचित्र होते हैं, तो दोनों टाइप के मानचित्र मैं आपको अभी बता रहा हूं कि छोटे पैमाने के मानचित्र
और बड़े पैमाने के मानचित्र। और बड़े पैमाने के मानचित्र। पैमाने के आधार पे दो टाइप के मानचित्र बनेंगे। छोटे पैमाने के मानचित्र की क्या डेफिनेशन होगी? छोटे पैमाने के मानचित्र वो होते हैं किसी बड़े स्थल को दिखाने के लिए, किसी बड़े स्थल को दिखाने के लिए पैमाना छोटा लिया जाता है। जैसे महाद्वीप, महाद्वीपों, देशों, बड़े राज्यों के लिए। अगर किसी बड़ी जगह का अगर हमें मानचित्र बनाना है तो उसके लिए हमें छोटे पैमाने के मानचित्र बनाने पड़ते हैं, तो उसमें स्केल को छोटा करके माना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो स्थल की 500 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। किसको करेगी? 1 सेंटीमीटर। जैसे जमीन पे 500 किलोमीटर की दूरी है तो उसको हम मैप के ऊपर कितना दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो पैमाना जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/500 किलोमीटर। क्या होगा? 1/500 किलोमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो ये हो गए बड़े पैमाने के मानचित्र। तो बड़े पैमाने के मानचित्र मैंने बताया अभी आपको कि महाद्वीपों के लिए, देशों के लिए, बड़े राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अपोजिट, जैसे मान लो किसी गांव का दिखाना है, गांव, शहर का अगर मानचित्र हमें बनाना है तो इसके लिए हमें पैमाना बड़ा करना पड़ता है और जो क्षेत्र होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना कि छोटे पैमाने में होता है। इसमें अपोजिट होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर होगी दूरी 500 मीटर की, मात्र 500 मीटर की दूरी शो करेगी इसमें। तो इसका पैमाना ये हो जाएगा बड़े पैमाने के मानचित्रों में। लेकिन एक बात, अगर दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बड़े पैमाने के मानचित्र से। किससे मिलती है? बड़े पैमाने के मानचित्र से। तो अब इसका मैं आपको एक मैप भी आपको मानचित्र का दिखाऊंगा, तो मैप से आपको स्पष्ट होगा कि किस टाइप से स्केल लिया जाता है। ये देखिए किसी विलेज का मैप है, गांव का मैप है, और इसमें ये पैमाना, ये स्केल नीचे बना रखा है। आप देखिए आपकी पुस्तक में भी, आपकी बुक में भी ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर आप देख रहे हो 10 मीटर को शो कर रखा है। 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल की कितनी दूरी को दिखा रही है? 10 मीटर की। तो इसमें आप देखिए ये स्कूल है, ये ऑर्चर्ड है, प्लेग्राउंड है, कम्युनिटी सेंटर है, और ये आप देखिए पोस्ट ऑफिस है, ये शॉप है। अगर हमें इनमें अगर किसी भी जगह की वास्तविक दूरी का ज्ञान अगर हमें लेना है तो हम स्केल की सहायता से इसका ज्ञान ले सकते हैं। जैसे मैं आपको देखो ये दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये आपको दिख रहा है। तो अब इसमें देखिए, यानी कि ये विकास का घर है और विकास के घर से स्कूल की दूरी है लगभग, आप देखो ध्यान से,
लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पड़ रही है। कितनी दूरी पड़ रही है? 10 सेंटीमीटर की। तो वास्तविक दूरी विकास का मकान और स्कूल के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी इस मैप में आ रही है। तो इसका मतलब 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100 मीटर की दूरी होगी। यानी कि विकास का घर स्कूल से कितनी दूर है? 100 मीटर। तो ऐसे करके हम स्केल की सहायता से पूरे मैप की हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी जगह कहां से कितनी दूरी पे पड़ती है। तो उससे हमें रियलिटी का या हकीकत का अंदाजा इस स्केल की सहायता से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मानचित्र का आपने पहला घटक अभी देखा दूरी, जिसमें कि किसी भी मानचित्र में हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो डिस्टेंस किसी भी पैमाने के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें छोटे और बड़े पैमाने पे मानचित्र बनाए जाते हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं कि छोटे पैमाने के जो मानचित्र होते हैं वो बड़े क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप और देश और इसके अलावा कोई बड़ा राज्य। और इसके अपोजिट जो बड़े पैमाने के मानचित्र होते हैं वो किसी छोटी जगह के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी गांव का मानचित्र हो या किसी शहर का मानचित्र हो या किसी तहसील का मानचित्र हो, तो उसमें पैमाना बड़ा लिया जाता है। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। और अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम कहते हैं दिशा। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, दिशा। तो दिशा के बारे में आपको सबको, अगर हम कोई मानचित्र पढ़ रहे हैं और उसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं है तो उस मानचित्र का पढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर मानचित्र में डायरेक्शन शो करने के लिए आपने देखा होगा एक तीर का निशान बना होता है ऊपर की तरफ, और इसमें हिंदी में या तो ऊ लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा एन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, और बाकी डायरेक्शन अगर आपको नॉर्थ का पता है तो बाकी डायरेक्शन आपको अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ के नीचे क्या होती है? साउथ। और इसके नॉर्थ की तरफ अगर हम मुंह करेंगे, मुंह करके खड़े होंगे, तो राइट साइड में हमेशा क्या होती है? ईस्ट, और इधर क्या होती है? वेस्ट। तो इनको हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु किसको बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। और इनके बीच में भी एक एक दिशाएं होती हैं, जो आपने देखा होगा। इनके बीच में क्या दिशाएं होती हैं? जैसे ये 4 डायरेक्शन मैंने अभी उधर भी बना रखी, इधर भी बना दी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगी और इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और इसको उत्तर पश्चिम। ये उत्तर होगी, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो ये 8 डायरेक्शन होगी। 4 जो डायरेक्शन होती हैं इनको हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। और उसके बाद इनके बीच की डायरेक्शनों को हम, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसका एक मैप भी है आपकी बुक में। वो मैप मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, उसको आप देख सकते हो। ये देखिए कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन में आप देख रहे हो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम। और इन डायरेक्शन को देखने के लिए एक यंत्र भी होता है जिसको हम कंपास कहते हैं। कंपास की भी आप फोटो देख सकते हो। कंपास जो होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है। नॉर्थ की तरफ इसकी सुई होती है तो नॉर्थ को इंडिकेट करता है।
तो हमने 2 मानचित्र के घटक देख लिए। अब तीसरा घटक है हमारा प्रतीक, जिन्हें बोलते हैं सिंबल। तो इनका भी मानचित्र में बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मानचित्र में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो मानचित्र के द्वारा बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर देती हैं। यानी कि किसी ने सही कहा है कि अगर 4 पैराग्राफ की बातें अगर हमें एक छोटे से मानचित्र से स्पष्ट हो जाती हैं, तो उसमें प्रतीकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्रतीक किसे कहते हैं कि मानचित्र पर निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के उपयोग द्वारा विभिन्न आकृतियों को प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो पेड़ है तो पेड़ का सिंबल बना दिया, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का उसमें मैप में सिंबल बना दिया, रोड है तो रोड का उसमें कोई सिंबल बना दिया। तो ऐसे करके इन सिंबलों का यूज करके, प्रतीक का यूज करके हम जो मानचित्र है उसको एक तरह से जीवंत बना देते हैं, उसमें जीवन डाल देते हैं, जिससे जो स्टडी करने वाला है, पढ़ने वाला है, तो उसको समझ में आ जाती है बातें कि यहाँ रेलवे लाइन मिलेगी, यहाँ सड़क मिलेगी, यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ विलेज है, यहाँ शहर है। तो ऐसी सारी बातें मानचित्र में इनके प्रतीकों के द्वारा, सिंबल के द्वारा हम आसानी से शो कर सकते हैं। इसलिए प्रतीक हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और प्रतीकों की अगर लाभ की बात करें तो वही जो मैंने अभी आपको बताई कि प्रतीक बहुत सारी जानकारियों को मानचित्र में हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं। प्रतीकों को आसानी से मानचित्र में हम बना सकते हैं, और प्रतीक हमारे लिए बड़े यूजफुल होते हैं किसी भी मानचित्र को पढ़ने में, समझने में। अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, सपोज अगर हम किसी दूसरे देश में, विदेश में गए और वहां की हमें लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हमारे पास वहां का मैप है, तो उस मैप में हम सिंबल देख के वहां के देश को या वहां की भू आकृति को हम आसानी से समझ सकते हैं, और हमारा आवागमन आराम से इधर से उधर हो सकता है। तो ये प्रतीक के लाभ होंगे, जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं, इनमें प्रतीकों में कुछ रूढ़ प्रतीक होते हैं, जिसको कॉन्वेंशनल साइन भी कहते हैं, ज्योग्राफी में रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं बड़ी क्लासों में। तो रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं? रूढ़ प्रतीक उन प्रतीकों को कहते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है कि अधिकांश प्रतीक अंतरराष्ट्रीय सहमति से बनते हैं, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहमति मतलब कि वही सिंबल भारत में यूज होगा, वही सिंबल अमेरिका में यूज होगा, और वही सिंबल अफ्रीका में यूज होगा, वही सिंबल ऑस्ट्रेलिया में यूज होगा। यानी कि हम बदल नहीं सकते कि भारत में अलग से उसका सिंबल बना लिया, कलर यूज कर लिया, और अमेरिका ने अलग से कलर यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहमति से बने हुए जो चिन्ह होते हैं या रंग होते हैं, उन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। तो इस बात को आप समझ लो कि रूढ़ प्रतीक किसे कहेंगे, जिन पे अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। और एक बात मैं बताऊं, ज्यादातर जो प्रतीक हैं वो रूढ़ प्रतीक ही होते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सहमति से बनाए जाते हैं ऐसे मानचित्र, जो एक दूसरे देशों के लिए यूजफुल होते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो इसके लिए 3-4 कलर जैसे आपने देखे होंगे मैप में। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको एक फिजिकल मैप बताया था, मैंने दिखाया था, उसमें कुछ कलर थे, तो मैंने कहा था कि बाद में आपको इन कलरों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें से 2-3 कलर इसमें दे रखे हैं, बता रखे हैं। एग्जाम्पल के जैसे नीला कलर हमेशा पानी के लिए, जलाशयों के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो कोई महासागर दिखाना है, कोई लेक दिखानी है, कोई तालाब दिखाना है, तो उसके लिए हमेशा ब्लू कलर यूज किया जाता है। उसके बाद भूरा रंग है, तो भूरा रंग किसको दिखाया जाता है? पर्वतों को। माउंटेन रेंज अगर हमें दिखानी है, पर्वत दिखाने हैं, तो उसके लिए हम ब्राउन कलर का यूज करते हैं हर मैप में, ठीक है। फिर उसके बाद येलो कलर है, पीला कलर अगर हमें दिखाना है, तो पीला कलर हमेशा प्लेट्यू, जो पठार होते हैं, उन पठारों को शो करने के लिए पीला कलर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है हरा कलर, तो हरा कलर किसका प्रतीक है? ग्रीनरी का। ग्रीनरी कहाँ पाई जाती है? मैदान में, क्योंकि फसलें पाई जाती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, इसलिए हरा रंग का हम मैदानों के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रतीकों के बारे में दिखा रहा हूं कि कौन कौन से प्रतीक हैं, आपकी जो बुक में है उनको मैं थोड़ा बता रहा हूं। ये देखिए, इसमें कॉन्वेंशनल सिंबल लिखा हुआ है इस मैप में। तो सबसे पहले रेलवे लाइन दिखा रखी है। रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज 3 लाइनें होती हैं। तो तीनों लाइनों का सिंबल बता रखा है कि ये कौन सी ब्रॉड गेज होगी, ये मीटर गेज होगी, नैरो गेज होगी। इसके अलावा रोड देखो, रोड 3 प्रकार के अपने होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के हमारे ये बता रहे हैं, मेटल और अनमेटल्ड। इसमें देखो, ये मेटल रोड है, पक्का रोड, और ये कच्चा रोड है। बाउंड्री है, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को इस टाइप से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अपने स्टेट बाउंड्री को इस टाइप से दिखाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को इस टाइप से दिखाया जाता है। रिवर का ये प्रतीक है, वेल जो कुआं होता है उसके लिए, टैंक के लिए, कैनाल के लिए। इसके अलावा देखो, मंदिर को ऐसा ये दिखाया जाता है। उसके बाद क्या है?
चर्च है, फिर मॉस्क्यू है, मस्जिद है, और फिर ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, और ये क्या नाम है, सेटलमेंट, बस्ती, और ये है कब्रिस्तान। इसके अलावा ये पेड़ पौधे और घास को दिखाते हैं। तो ये मैप है आपका। तो मानचित्र की, अब जो मानचित्र हमारा चैप्टर है उसके लास्ट पॉइंट है हमारे रेखा चित्र और खाका। तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। जो रेखा चित्र होता है उसको स्केच कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है कि ये पैमाने पर आधारित न होकर, यानी कि पैमाने पर आधारित न होकर, यानी कि पैमाना इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्केल इसमें यूज नहीं किया जाता, और याददाश्त तो स्थानीय प्रक्षेपण आधारित होता है। दूसरी इसकी विशेषता रेखा चित्र की, कच्चे आरेखण की आवश्यकता होने पर एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने में होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है और आपको पता है कि दोस्त का घर वहां पर इतनी दूरी पे है और रास्ते में ऐसे ऐसे इसमें मुड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप एक रफ स्केच पे उस मैप को बनाओगे कि मेरे घर से इतनी दूर में जाऊंगा, राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर उसके बाद एक पेड़ मिलेगा, फिर उसके बाद उसका घर आएगा। तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, स्केच बोलेंगे। स्केच मतलब रेखा चित्र बोलेंगे। उसमें आपने स्केल का यूज नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए आपने उस डायग्राम का यूज किया है कि उसका घर वहां पर है। तो ऐसे मानचित्रों को हम क्या बोलते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। अब इसके साथ ही दूसरा एक मानचित्र का ही रूप है, वो है खाका, जिसको हम बोलते हैं प्लान। तो इसमें क्या होता है कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहा जाता है। जैसे हमें, आपने देखा होगा कि जो लोग मकान बनवाते हैं तो आर्किटेक्टर से नक्शा बनवाते हैं, तो उस मकान के आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, उसके डायग्राम देखे होंगे कि जो मकान होगा इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, उसकी दीवारें इतनी चौड़ाई की होंगी, इतनी ऊंचाई की होंगी। तो वो एक तरह से प्लान होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैमाना यूज किया जाता है, लेकिन बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। पैमाना बड़ा लिया जाता है और एरिया छोटा होता है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए ये इस जो बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं, इनसे हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो खास तौर से मकानों में, बिल्डिंग में, और इनमें हम इसका खाका का यूज करते हैं। और जो रेखा चित्र होता है वो हम रफली ऐसे ही बनाया हुआ कोई मानचित्र होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज समझाने के लिए, उसके लिए हम इसका स्केच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो मानचित्र था वो पूरा हुआ। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मेरे को मेल करके या मैसेज करके किसी भी चीज से इंटरेक्ट होके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।